ओम शांति छात्रों, आज हम बसंत की पुस्तक के तीसरे पार्ट बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। ये हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। इन्होंने व्यंग्य मतलब किसी पर टॉन्टिंग करना, हल्के फुल्के मनोरंजन की परिधि से निकालकर इसके माध्यम से समाज को व्यापक प्रश्नों से जोड़ा, यानी कि समस्याओं को उजागर करने का इन्होंने एक उसका अपना आधार बनाया। इनकी भाषा शैली में एक खास तरह का अपनापन है और इनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सजीव घटना हमारे सामने चल रही है। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका निधन हो गया। छात्रों, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, ज्वाला और जल, प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार का तावीज आदि। छात्रों, इसका ये जो पाठ है बस की यात्रा, इसके सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्य कथा है और हरिशंकर परसाई ने इस पाठ के माध्यम से आज की परिस्थितियों में परिवहन व्यवस्था, यानी कि आने जाने के लिए जो हम परिवहन या जो वाहन यूज करते हैं, परिवहन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। पाठ में जिस तरह की बस का वर्णन है वह बहुत अधिक टूटी फूटी है। प्राइवेट बस कंपनियों के मालिकों को यात्रियों की जान एवं उनके समय नष्ट होने से कोई मतलब नहीं रहता। बस किसी भी तरह से पैसा कमाना उनका एकमात्र उद्देश्य रह जाते हैं। छात्रों, अब हम इस पाठ की विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। छात्रों, लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी और उन्हें बस से जो है वो सतना पहुंचना था। वहाँ से उन्हें उस बस को ट्रेन को पकड़ना था और उन्होंने उसी बस से पन्ना और उसी कंपनी के बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। जब लोगों को इस बात का पता चला कि जो लेखक और उसके मित्र जो हैं वह इसी शाम वाली बस से जो है वो सतना जा रहे हैं, तो कुछ समझदार लोगों ने उन्हें यह समझाया कि इस बस से वह यात्रा ना करें। लेकिन लेखक के लिए उसी बस का वो अंतिम जो है वो कह सकते हैं कि वो अंतिम बस थी जिसके द्वारा वो जा सकते थे, वरना उनकी जो ट्रेन है वह छूट जाती। जब लेखक वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बस जो है वो बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर दशा में थी, मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो चलेगी भी या नहीं। वास्तव में वो पूजा की होगी थी, यानी कि वस्तु जो होती है वो सिर्फ पूजनीय होती है, तो वह बस भी अब किसी यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल यानी कि उनके जो है वो मंजिल तक पहुँचाने के लायक नहीं थी, वो पूजा के योग्य ही थी। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार मतलब पार्टनरशिप में जो है वो कंपनी थी और उनमें से एक जो पार्टनर था वो उसी बस से यात्रा कर रहा था और उनका मानना था या वो बार बार यही कह रहे थे कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा को देखकर लेखक और उसके साथी वहाँ से जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वो जाए या नहीं जाए। उनके एक डॉक्टर मित्र ने उनके अनुभव की याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए तुम चले जाओ। अब लेखक अपने साथियों के साथ उस बस में बैठ गए और जो उनके मित्र उन्हें वहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से ही जा रहे हों, यानी कि वे अंतिम विदाई दे रहे हों। इस तरह से उनकी जो है वो भाव उनके चेहरे पर आ रहे थे। अब बस शुरू होगी, लेकिन जैसे ही बस शुरू हुई वह पूरी बस हिलने लगी तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि सारी बस ही इंजन है। जिस प्रकार से आप इंजन के ऊपर बैठते हो तो आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो हिलने लग जाती है, पूरी जो बॉडी है उसके अंदर हलचल हो जाती है। वैसे ही इस बस के अंदर बैठ के जैसे ही बस शुरू हुई तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि वह पूरी बस ही इंजन हो और वह बस के अंदर नहीं बैठे हुए अपितु इंजन के ऊपर ही बैठे हुए। और जो खिड़कियों के जो कांच थे वह भी थोड़े बहुत ही बचे थे और जो बचे हुए थे वह भी गिरने की स्थिति में थे, तो उससे जो है वो लेखक थोड़ा बचते हुए साइड में आकर बैठ गए। उस बस को चलता हुआ देखकर उन्हें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद की। जिस तरह से अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था,
उसी प्रकार बस के अन्य जो हिस्से थे, जो पुर्जे थे, वह भी बस का सहयोग नहीं कर रहे थे। वह भी कहीं किसी दिशा में जा रहा था, कहीं किसी दिशा में। सीट जो थी वह भी टूटी फूटी थी। अभी वो 8-10 मील ही चले होंगे तो लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे मानो वे सीट के ऊपर नहीं बैठे हुए, अपितु नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि वो जो सीटें थी वह भी बिल्कुल टूटी हुई थी। अचानक से बस रुक गई। अब लेखक ने जब ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तो लेखक ने उन्हें बताया कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। टंकी मतलब जिसमें वो पेट्रोल भरा जाता है। अब ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और उसे अपने पास रखकर नली से, यानी कि पाइप से इंजन के अंदर पेट्रोल को भेजने लगे। जब लेखक ने उन्हें इस तरह से करते हुए देखा तो अपने मन में सोच रहे थे कि अब शायद कंपनी के मालिक बस के इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उस नली से पेट्रोल को उसी तरह से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उस स्थिति को देखकर जो लेखक का विश्वास था कि वह समय से अपनी ट्रेन पकड़ पाएंगे, वह भी जाता रहा। वह डर ही रहे थे कि कहीं बस की स्टीयरिंग ही ना टूट जाए, क्योंकि स्थिति देखकर ऐसे लग रहा था कि यदि बस का स्टीयरिंग टूट जाता है तो बस जो है वो कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहेगी, और अगर उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से अपने गंतव्य स्थल की बजाय वो ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। और जब भी वह सड़क के किनारे किसी झील को देखते तो उनके मन में यह डर लगा रहता कि कहीं जो बस है वह गिर, उसी मतलब जो इतनी बुरी तरह से वह हिल रही हैं, तो कहीं वह बस जो है वो उस झील में ही ना गिर जाए। अभी वो इस तरह की अपनी मानसिकता बना ही रहे थे कि थोड़ी दूर तक बस चल पड़ी, लेकिन थोड़ी दूरी के पश्चात वह बस दोबारा से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत अधिक प्रयास किए पर वह बस नहीं चली, और अभी तक जो कंपनी के जो हिस्सेदार उसी बस से सफ़र कर रहे थे तो वह अपनी जो है वो बस को फर्स्ट क्लास बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि क्या संयोग ही है कि ऐसी बस बार बार ख़राब हो रही है, अदरवाइज़ ये जो बस है वो बहुत अच्छी चलती है। और रात हो चुकी थी। ऐसे में जो चांदनी थी, चांद निकला तो उसकी जो रोशनी थी वह भी फीकी थी, और उस फीकी चांदनी में लेखक को बस ऐसे लग रही थी मानो कि बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई हो, और उन्हें डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से किसका प्राणांत ही ना हो जाए, यानी कि कहीं इसके प्राण ही ना निकल जाए और उन सबको उनकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, जिस प्रकार मरने के पश्चात अंतिम संस्कार किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह बस जो है वो यहीं पर ही दम तोड़ दें और उसका अंतिम संस्कार यहीं पर ही ना करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के कुछ पुर्जों को खोला और ड्राइवर ने भी इसका साथ दिया, तो कुछ ठीक करने के बाद वह बस जो थी वह फिर से चल पड़ी, परंतु जो उसकी रफ्तार थी वह बहुत अधिक धीमी हो गई थी। और जो बस की हेडलाइट होती है ना बेटा, जो रोशनी बताती आगे की बताए, वह भी बहुत कम नज़र आ रही थी, और कई बार तो इतनी डिम हो जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। अंधेरे में अंदाजे के साथ जो ड्राइवर था वह बस को आगे लेकर जा रहा था। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अन्य गाड़ियों को आते जाते देखकर वह किनारे पर खड़ी हो जाती थी। वह उन्हें कहती थी कि तुम आगे निकल जाओ, यानी कि जिस तरह से एक बूढ़ी स्त्री होती है वह पीछे से आते हुए वाहनों से अपने आप को बचाती है और एक तरफ उसको साइड दे देती है, वैसी जो बस थी आसपास से निकलने वाले वाहनों को स्थान देती थी और स्वयं एक किनारे पर खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर पर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस जो थी वो एक झटके से रुक गई। आप समझ सकते हैं कि बेटा टायर फट जाने के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी नहीं थी इसलिए इसमें किसी को जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यदि बस की स्पीड तेज़ होती तो जो बस थी वो उछलकर नाले में गिर जाती। अब जो लेखक और उसके जो मित्र थे वो उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्हें बड़े श्रद्धा भाव से देख रहे थे। श्रद्धा भाव उनके मन में उस कंपनी के हिस्सेदार के लिए इसलिए आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह बस इस स्थिति में है, फिर भी वो चला रहे थे, और चला ही नहीं रहे थे अपितु स्वयं भी उसी बस से वो सफ़र कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा करने के लिए तैयार हो गए, और उनके जैसी अपने प्राणों को उस बस के लिए बलिदान देने की जो भावना थी उसके प्रति उनके मन में उसके श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए, क्योंकि वे अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बस से सफ़र कर रहे थे। क्योंकि जो लेखक और उसके मित्र थे वह तो अनजान थे, लेकिन उसके कंपनी के हिस्सेदार के उस बात से का पूरा ज्ञान था कि वह बस नहीं चल पाएगी, परंतु फिर भी वे अपनी जान की परवाह न करते उसी बस से सफ़र कर रहे थे।
और उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ही लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। तब उन्हें जो वो कंपनी के जो हिस्सेदार थे ना, तो लेखक को वैसे प्रतीत हुए मानो वह क्रांतिकारी आंदोलन का कोई नेता हो। जिस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का जो नेता होते हैं, वे अपने प्राणों का बलिदान दिए बिना अपने सभी साथियों को जो है वो अपने प्राणों को उत्सर्ग, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार उस कंपनी के हिस्सेदार भी उस क्रांतिकारी आंदोलन के समान प्रतीत होते थे, जो उस बस के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। बस के नाले के गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता उनकी बाह पसार कर इंतजार करते, ऐसा लेखक का मानना है। उसका वजह यही है क्योंकि लेखक का सोच ये थी कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो जो कंपनी के हिस्सेदार है वह भी अवश्य मर जाते और जो ड्राइवर है वह भी अवश्य ही मरता। तो जो देवता वो अधिक प्रसन्न होते कि इससे महान व्यक्ति जो है वो उनके पास स्वर्ग में आ गए हैं। और जिन्होंने अपनी जान तो जोखिम में डाल दी लेकिन उन्होंने टायर नहीं बदला। खैर किसी प्रकार से टायर लगाने पर बस जो थी वह दोबारा से चल पड़ी। लेकिन जो लेखक थे और उसके मित्र थे वो पन्ना या कहीं भी और जाने की उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह जो है वह समय से क्या, अब उन्हें ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह कहीं पहुंच भी पाएंगे या नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी कहीं ऐसा ना हो कि इसी बस में बिताकर उन्हें दूसरे लोक की यात्रा करनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो क्योंकि जो रात है वो हो चुकी थी और बस की जो है वो सभी पुर्जे उसका साथ नहीं दे रहे थे। और ऐसे समय में कभी कई पुर्जा जो है वो टूट जाता था, खराब हो जाता था। तो भी मुश्किल से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू ही की थी, तो इतनी सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ गया था। तो उन्हें ऐसा लगा कि अब तो शायद हम पहुँच ही नहीं पाएंगे और पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी बस में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन इस जन्म में उन्हें पृथ्वी पर तो कोई मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन शायद उन्हें आकाश में यानी कि उनकी मृत्यु हो जाए और उन्हें ईश्वर की मंजिल मिल जाए। अब वह आराम से बैठ गए, उन्होंने सारी चिंताएं जो थी वो छोड़ दी। अब वह अपने हंसी मजाक में शामिल हो गई क्योंकि जो लेखक हैं उनका मानना तो उनकी मानसिकता थी कि यदि हम व्यर्थ की चिंता करेंगे, यदि भविष्य में जो लिखा हुआ है या भाग्य में जो लिखा हुआ है हमें मिलना है, और उस बस की स्थिति को देखकर तो उन्होंने किसी भी प्रकार की अपने भविष्य की चिंता करना ही छोड़ दिया था। अब उन्होंने उसे सब चीज़ें जो है भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था और वो हंसी मजाक करने लगे थे। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बड़ी सरलता के साथ परिवहन व्यवस्था की जो भी कह सकते असंगत नीतियाँ थी या जो भी उनके द्वारा कार्य किए जाते थे उनके ऊपर बहुत अच्छा व्यंग्य किया है कि किस तरह से एक बस जो है वह किस स्थिति में थी और ऐसी स्थिति में भी जो है मालिक जो उनके हिस्सेदार थे जो उस बस को चलाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें किसी भी जो है वो यात्रियों के जीवन की चिंता नहीं थी, अपितु केवल पैसा ही कमाना चाहते थे। छात्रों, इस पाठ को आप अवश्य पढ़िएगा क्योंकि मैंने इस तरह सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दी है। पूरा पाठ लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा और उसमें से कुछ भी आपको दिक्कत आती है या कुछ शब्दों के अर्थ आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस पाठ को थोड़ा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केवल भावार्थ के आधार पर जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे आप इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहले इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके भावार्थ को समझिएगा, तब जाकर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मैं इसके प्रश्न भी साथ में भेज रही हूँ और जो प्रश्न करनी है उसके उत्तर आप लिखकर मुझे वापस भेज दीजिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आपने जो है वो प्रश्न होमवर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।